So first, you can confirm whether I'm audible to you guys and the screen is there. So in case आपको screen में paper नजर आ रहा है और voice clear है, so we can discuss the paper that you have given last day. Okay, good. Again, one by one मैं सारे questions को एक बार go through कर दूंगा. कुछ important points होंगे. I will let you know कि कौन से important points है. At the same time, आपने क्या किया है आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. हाउ मच यू वर करेक्ट, कितना करेक्ट करने की जरूरत है. पेपर के बारे में एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है. यस. सो पेपर के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे था. मार्क्स थोड़े से आपके डाउन साइड पे रहे होंगे, बट रिलेटिवली आपने कैसे परफॉर्म किया है वो आपको देखना है. दूसरा, जो आप नहीं कर पाए उसको भी लर्न कर लेना है. So that's a good opportunity कि आप इसको learn कर लें. So let's start from the first. You have scheduled 2 meetings for today. No, meeting एक ही है. जो B का meeting चल रहा है, that's the only meeting, and 8 to 9:30. PDF of test papers. अच्छा, PDF of test paper की आपको जरूरत पड़ रही होगी. Okay, give me 1 minute. I'm going to send you that PDFs to you guys. So I'm sending a PDF of this test paper क्योंकि ये test paper आपके पास होगा नहीं. So I'm sending it in the doubt group. आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होता रहेगा. सो पेपर 1 सेंड कर दिए, आप लोग ओपन कर सकते हो. पेपर 2 भी मैं भी शेयर कर देता हूँ. सो पेपर 1 आप ओपन कर लीजिए एंड उसको डिस्कस करते हैं. ये डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हुए हों या कुछ पॉइंट्स में आपको क्लैरिटी की जरूरत हो. सो दिस इज द राइट टाइम यू विल बी लर्निंग दोस पॉइंट्स और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लोगे. दिस वाज बेसिकली the first question that you can see is from gravitation. So gravitation of fluid इसी से related है. Or let me read the question. It says a particle is dropped from a certain height, which is equal to the radius of Earth, above the tunnel dug through the Earth, as shown in the figure. Figure पे दिखाया गया. So एक Earth पर ऐसा आप टनल बनाते हो, डायमीटर के अक्रॉस, और एक पॉइंट को यहाँ से रिलीज करते हो. So फ्यूचर क्या होगा इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में आपसे पूछता है. So मल्टीपल चॉइसेस है, आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा. तो मैं आपको पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं तो बेटर होगा. लेट्स से कि यहाँ से अगर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, सो आप जानते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड इट मूव्स इन द डायरेक्शन वेयर द फोर्स एक्ट्स. फिर आपको ये दिमाग लगाना होगा फोर्स किधर एक्ट करता है. सो दिस इज अर्थ, अर्थ पुल्स द थिंग्स. इसका मतलब ये ग्रेविटी की वजह से डाउन साइड जाएगा, एक्सेलरेशन डाउन साइड आएगा. सो इट विल गेट अ वेलोसिटी डाउन साइड, सो इट हैज टू गो डाउन साइड. फिर इसको टनल मिलेगा तो ये टनल पे जा सकता है, इसलिए अंदर चला जाएगा. और अगर ये आगे जाता है तो इस तरह का पाथ बनाया जा सकता है. अब अपने को ये देखना है कि कहाँ तक जाएगा और किस तरह का मोशन करेगा. सो यू विल फाइंड कि अप टू द सी पॉइंट इट विल बी एक्सपीरियंसिंग एक्सेलरेशन डाउन साइड.
आफ्टर सी पॉइंट इट विल बी एक्सपीरियंसिंग द एक्सेलरेशन अपवर्ड। ये जो ए की वैल्यू होगी वो इनसाइड वेरिएबल होगी, आउटसाइड भी वेरिएबल होगी, और आउटसाइड आप पाओगे कि पहले ये डिक्रीज करते इंक्रीज करते करते कैपिटल जी तक आएगी, एंड देन आफ्टर डिक्रीज करते करते जीरो तक आएगी। सो पॉइंट इज कि एक्सेलरेशन डाउन साइड एक्ट करेगा, सो वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड जीरो वेलोसिटी से चलता हुआ जब सी पॉइंट पर जाएगा इट विल हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी, सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट द सेंटर। देन डीएक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो जितना अपसाइड से आया है उतना ही डाउन साइड चला जाएगा, तो इस पॉइंट तक जाएगा which will be again equal to r। देन आफ्टर यहाँ पर भी रेस्ट पर आएगा मोमेंटरली, फिर एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है सो इसको बैक साइड लेके जाएगा, फिर इस टॉप पॉइंट पर आएगा, देन इसका जो मोशन होगा वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से करता रहेगा। अब अपने को आंसर देना कि क्या चल रहा है इसके साथ में। लाइक कि ऑप्शन 1 इट सेज पार्टिकल विल ऑसिलेट थ्रू द अर्थ एट अ हाइट r ऑन बोथ साइड। तो ये वही बोलना चाह रहा है। ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है इसको हम लोग और आगे कभी डिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो। ऑसिलेशन इज कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है। तो क्या ये सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करेगा, ऊपर जाता है, डाउन साइड आता है, अप साइड जाता है, डाउन साइड आता है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट कैटेगरी पे रख जाएगा। फिर आपसे बोलता है कि वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल इज एट द अर्थ सरफेस। तो क्या वो जो अर्थ के सरफेस होगा उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्स हो रही होगी? आप बोलेंगे नहीं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो रही होगी? जब वो सेंटर से पास कर रहा होगा, और उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्स होगी, इसलिए इनकरेक्ट कैटेगरी पे चला जाएगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पीरियोडिक। पीरियोडिक इज अ मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है ओवर द टाइम। सो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर रिपीटिशन होता है तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। आप बोलोगे ये रिपीट कर रहा है, डाउन साइड आता है, फिर अप साइड आता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर अप साइड आता है, फिर डाउन साइड आता है, दैट मीन्स ये पीरियोडिक भी है। So, इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, दिस दे वर सिंपली बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज। ऑप्शन डी को चेक करना होगा। ऑप्शन डी बोला है कि व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ सेंटर, उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे। एनर्जी कंजर्वेशन, राइट फॉरवर्ड ऑप्शन। सेंटर पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट पर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो मैं शॉर्ट में लगाता मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपको लिखना होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रिलीज किया गया तो जीरो होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो एम मास का पार्टिकल है, वी पोटेंशियल हो जाएगा इनिशियली, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी फॉर वेलोसिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू वी फाइनल, वी फील्स पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब मास और पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना। डायरेक्टली भी लिख सकते थे। इसके बाद एम वी इनिशियल कितना आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ट्वाइस आर फ्रॉम द सेंटर, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये भी आप याद रख लीजिए कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया गया था, उसमें स्मॉल आर को जीरो रखेंगे तो ये बनता है -3/2 GM/R। अगर आपको याद हो तो इसको हम लोगों ने ग्राफ में भी बनाया था। सो इससे स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को मिलेगा v²/2 इज इक्वल टू, इस नंबर को इधर ले आएंगे, 3/2 GM/R माइनस GM/R। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग इट यू हैव टू गेट इट एज GM/R। अपने को v चाहिए, सो v की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस GM डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर रूट। सो जब ये सेंटर से पास करेगा, ये वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसके पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाउ मच दैट इज, दिस इज द अमाउंट जिसके बराबर ये होने वाला है। क्या अपना लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है? विल फाइंड की लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसको भी करेक्ट बोल देंगे। सो इस तरह से अर्थ को डिग करके, टनल बना करके, वहां से वेलोसिटीज, मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में आपसे कभी भी पूछ सकता है, पोटेंशियल भी पूछ सकता है, एनर्जी भी पूछ सकता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया और नहीं कर पा रहे, सो अगेन दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी। एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और जिस पर आपने एक कैविटी क्रिएट किया हुआ है और ये स्फेरिकल बॉडी है और दिस इज अ कैविटी ऑफ r/3। पिक्चर बता रहा है रफली।
अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। कैविटी के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। प्रोबेबली ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डील किया हुआ है और ये प्रूफ किया होगा कि इसकी फील्ड यूनिफॉर्म होती है। और अगर नहीं किया है तो आप बता सकते हो, मैं अभी भी प्रूफ कर सकता हूँ, नॉट अ डील। बट याद रखना बहुत जरूरी है कि इनसाइड कोई भी पॉइंट आप चूज करोगे, फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है तो क्या सेकंड करेक्ट होगा? नहीं होगा, इसलिए सेकंड को डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन सी नेक्स्ट बोलता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इज गोइंग टू बी दिस मच। तो इसने एस्केप वेलोसिटी बोला ए पॉइंट से थ्रो करने के बाद। अब इसको कॉन्सेप्चुअली लिंक करेंगे तो आप इसका भी आंसर दे पाएंगे। अगर आपको किसी पार्टिकल को ए से थ्रो करना है, इस लोकेशन से इनफाइनाइट के लिए थ्रो करना है, तो कितना वेलोसिटी देना चाहिए? वही एस्केप वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एस्केप इट। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन लगाते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली होगी, एस्केप केस में ये फाइनली हो जाना चाहिए, या फिर किसी भी केस में ये फाइनली हो जाना चाहिए। बट एस्केप केस में आप पाओगे कि इसकी वैल्यू काइनेटिक कितना आएगा? 0। मिनिमम के लिए पोटेंशियल कितना होता है? 0। सो अब अपने को क्या करना होगा? काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आएगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब स्टोरी बचती है केवल पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। जब कभी कैविटी होगा तो पोटेंशियल और फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बोला होगा, नहीं बोला होगा तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, या फिर आपने नहीं सुना होगा तो फिर से सुन लीजिए। किसी भी पॉइंट का अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है, लेट से ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो हम पूरी बॉडी की वजह से निकालेंगे, फुल बॉडी की वजह से, या कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालेंगे, माइनस कैविटी की वजह से निकालेंगे। सो टोटल की वजह से निकालिए, फिर कैविटी की वजह से निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपना आंसर होता है। अगर आपको फील्ड की जरूरत पड़ती है ए पॉइंट पर, तो फील्ड निकालिए बिकॉज ऑफ द इंटायर बॉडी, और माइनस कर दीजिए फील्ड बिकॉज ऑफ द कैविटी। यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर सिंस एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हम लोग चेक करना चाहेंगे पोटेंशियल एट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड हाउ मच दैट विल बी। सो लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ए। जब ए पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो इंटायर बॉडी की वजह से कितना आएगा? सो इंटायर स्फीयर की वजह से उसके सरफेस पर लग रहा है, सरफेस का जो पोटेंशियल होता है, अपने को फॉर्मूला पता है, दैट गोज लाइक माइनस जी टोटल मास डिवाइड बाय टोटल रेडियस। ये तो हो गया सरफेस का टोटल की वजह से, माइनस कैविटी की वजह से। अगर ये कैविटी वाला स्फीयर रहा होता है तो इसकी वजह से दिस पॉइंट ए वुड बी आउट एक्सटर्नल पॉइंट, तो उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू ये डिस्टेंस हो जाएगी, और फॉर्मूला बनेगा माइनस जी द मास ऑफ द कैविटी वाला स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस। इसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है। एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई थिंग्स। ये आएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जी रहेगा एम डेस मास ऑफ द कैविटी वाला पार्ट। कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ द कैविटी वाला पार्ट? बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो आप बोलोगे मास ऑफ द कैविटी डिवाइड बाय टोटल मास इज गोइंग टू बी द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी 4/3 पाई रेडियस ऑफ द कैविटी विच इज r/3 का क्यूब डिवाइड बाय रो इंटू 4/3 पाई, और ये r क्यूब आ जाएगा। सो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, फिर रेशियो निकाल सकते हैं, सो दैट डेंसिटी गेट्स कैंसल्ड आउट। आप देखोगे कि ये 1/3 आएगी, जो कि 27 बन जाएगी। सो m डेस की वैल्यू कितनी आएगी? दैट मींस मास ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू बी m/27। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपने कई बार सॉल्व किया तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। एज फार एज स्मॉल आर इज कंसर्न, स्मॉल आर सेंटर से आपको ए तक मेजर करना है, सो ये r होगा और ये 2r/3 होगा। So, इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी r प्लस 2r/3। 2r/3 क्यों? क्योंकि r/3 रेडियस हटाना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 5r/3। अब इन दो नंबर्स को उठा करके आपको यहाँ पे रखने का, देन आफ्टर सॉल्व करने का अपने को आंसर आ जाएगा। क्विकली अगर मैं आपके लिए सॉल्व करूँ तो दिस विल बी gm/27 डिवाइडेड बाई 5r/3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल लीड टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस, ये सेटल डाउन हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 9 इंटू 5 45 हो जाना चाहिए, जी एम डिवाइड बाई 45 इंटू आर।
बाकी आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो ये माइनस में सर्वाइव करेगा 44 GM डिवाइड बाई 45 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ VA जो कि यहाँ पे रखना है। नाउ यू कम बैक टू दिस इक्वेशन जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट की इक्वेशन है। इस कॉन्सेप्ट की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा कि जो VE का स्क्वायर है अपने को जो चाहिए, M कैंसिल हो गया, वो 2 टाइम्स VA के बराबर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि VA उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड देन यू कैन प्लेस VA वैल्यू। सो ये बनेगा अपने पास 88 GM upon 45 R. So how much the escape velocity is becoming? अंडर रूट टाइम्स अंडर रूट के साथ आएगा 88 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 45 R। अगर सी ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया होगा तो हम उसको करेक्ट मानेंगे। somebody want to say, अगर आपको कुछ कहना है so instead of calling you can type on the chat box. Okay, what I was saying कि अगर ये आंसर दिया गया है ऑप्शन में तो आप सी को करेक्ट बोलोगे, अदरवाइज सी को फिर इनकरेक्ट बोलोगे। So you can check it. 88 upon 45 आ रहा है, so that seems to that's correct, so C को correct कर दोगे। ऑप्शन लास्ट से बोलता है escape velocity is defined for earth and particle system only। तो ये डेफिनेशन की बात कर रहा है, क्या हम escape velocity को केवल अर्थ और पार्टिकल सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं? अब बोलोगे नहीं, अर्थ जो escape velocity है that's a very general definition and that can be defined for any system। यस, फॉर अर्थ एंड पार्टिकल सिस्टम उसका फॉर्मूला हमको याद रहता है। सो अर्थ और पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं क्योंकि वो सिंपल केस है और रिपीट ऑब्वियस केस रहता है। अदरवाइज इट्स डिफाइंड फॉर एनी सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी डिड इट। क्वेश्चन नंबर 3 दैट सीम्स टू बी क्वाइट इजी, बट थोड़ा सा ट्रिकी था ताकि आप मिस्टेक कर पाए। अगर आपने नहीं किया दिस ओके। It says a body is suspended from a spring balance kept in a satellite। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और स्प्रिंग बैलेंस आप लोगों ने पहले देखा होगा, सिंस वो नाम आया तो मैं यहाँ पे कुछ और बोल देता हूँ। सो स्प्रिंग बैलेंस एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें एक स्प्रिंग होती है और यहाँ पर किसी वेट को आप हैंग कराते हो, उस वेट को मेजर करते हो। ये वेट कैसे मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस हमेशा स्प्रिंग का इलांगेशन मेजर करता है और उसको वेट के बराबर करता है, kx की वैल्यू w के बराबर, और वो kx की वैल्यू मेजर करता है, राइट। तो kx की वैल्यू mg के बराबर आएगी। बेसिकली वो वेट को बता देता है। तो इसका फंक्शनिंग बाकी जो आपका वेइंग मशीन है उससे डिफरेंट होता है। वेइंग मशीन आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस kx फोर्स मेजर करता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द रीडिंग ऑफ बैलेंस इज W1 व्हेन द सैटेलाइट इज इन रेडियस r, और इसकी रीडिंग W2 आएगी जब ये सेकंड डबल रेडियस के उस पे ऑर्बिट पे चला जाएगा। अपने को इनकरेक्ट ऑप्शंस पता करना है। जब कभी हम ऑर्बिट पर होते हैं तो ऑर्बिट पर जी इफेक्टिव 0 होता है, ये आप याद रख सकते हो। इन एनी ऑर्बिट जिस पे सैटेलाइट चल रहा होता है, अगर जी इफेक्टिव 0 है तो आप पाओगे कि mg की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो रीडिंग भी 0 आ जाएगी, रीडिंग विल बी 0। सो W1 की वैल्यू भी 0 आएगी, W2 की वैल्यू भी 0 आएगी। So both will be 0। पहला ऑप्शन दिया गया W1 is equal to W2, so yes you say कि ये करेक्ट है, मतलब W1 is equal to W2 कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, यानी ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने देखना है तो इसने बोला कि इनकरेक्ट बताइए, तो हम इस ए ऑप्शन को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो करेक्ट है। सेकंड को मार्क करेंगे क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, इसको मार्क करेंगे क्योंकि करेक्ट नहीं है। इसलिए आपको कौन से मार्क करने थे? बी, सी एंड डी। अगर आपने मार्क किए हैं तो चलते हैं। आपने बोला हाउ कैन ऑप्शन 2 एंड 3 बी साइमल्टेनियसली करेक्ट? क्योंकि W1 और W2 इक्वल टू 0 है तो वो बराबर नहीं है, और आपको इनफैक्ट इनकरेक्ट पता करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इजी था, बट ये ट्रैप करने टाइप का था कि आप लैंग्वेज को पढ़ते हो और फिर करेक्ट ऑप्शन देते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस गिवन गए हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रेस्ट पर हैं. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी. और अपने को वो बताना कि जब उनके बीच का सेपरेशन r हो जाता है एट दैट इंस्टेंट व्हाट हैपेंस. सो इनिशियली वो इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, फिर r सेपरेशन पर हो जाते हैं. पहला ऑप्शन बोलता है सम ऑफ एनर्जी, दैट मींस टोटल एनर्जी की बात कर रहा है. और हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियली, फाइनली और एट एन इंस्टेंट वो बराबर रहते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन रहता है. अगर आप इनिशियली देखेंगे तो वो रेस्ट पर था, इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, तो रेस्ट की वजह से काइनेटिक जीरो रहा होगा, इनफाइनाइट सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जीरो रहा होगा. तो इसका मतलब इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो. तो किसी और स्टेज पर भी अगर आप देखोगे टोटल एनर्जी, तो हमेशा जीरो आने वाली है. अब आप फर्स्ट ऑप्शन का आंसर कर लोगे. इसने बोला सम ऑफ एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नेगेटिव. नो, दैट्स रॉन्ग. इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स जीरो. क्योंकि इनिशियली जीरो था, तो हम इस समय भी जीरो रहेगा आर सेपरेशन पर भी. फिर आपसे पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए. ये क्वेश्चन आपने एनकाउंटर किया होगा सेंगेज या डीसीपी पे या कहीं ना कहीं, और अगर आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर भी याद होगा. आप में से कई लोगों ने पूछा भी है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ अगर आपको इश्यू बना है. फिर आपसे बोलता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो ये भी सॉल्व करके ही पता चलेगा. सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट. सो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप चेक कर सकते हो कि वो जीरो रहने वाला है. सो जो ऑप्शन आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कराना हो वो बोल सकते हो, अदरवाइज मैं शॉर्ट में सबके बारे में बोल देता हूँ. सो कैसे स्टार्ट कर रहे होगे आप? पहले बोलोगे इनफाइनाइट सेपरेशन पर था, तो एक m यहाँ पर था, 4m कहीं दूर रहा होगा, बहुत दूर था. फिर इसके बाद में m यहाँ पर आ गया, 4m यहाँ पर आ गया. This is moving with velocity v1, this is moving with velocity v2, they are coming closer to each other. So what are options available? Mechanical energy conservation, initially kinetic zero, potential zero, finally आपके पास होगा half mv1 square plus half mass which is 4m into v2 square plus potential energy. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको आता है, so that's going to be minus g mass m1 mass m2 divided by distance which is r. क्योंकि जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं ये r सेपरेशन पर है. ये एक इक्वेशन हो गई. दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो जीरो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा क्योंकि नथिंग वाज मूविंग. फाइनली आएगा mv1 minus 4mv2. नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को यूज कर लो. v1 निकालो एंड v2 कैलकुलेट करो. रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? अगर आपको रिलेटिव निकालना है अप्रोच वेलोसिटी, तो हम लोग वो भी जानते हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो v1 प्लस v2 लिखना है, माइनस नहीं. सो जब ऐसा आप करोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा. यू कैन चेक दिस एट होम, यू विल गेट योर आंसर. नहीं आता है तो अपने को बोलने का. और एक बार v1 v2 आ जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? ये वाला टर्म हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m v2 स्क्वायर आप जब प्लेस करोगे देन यू विल रियलाइज कि वो इसके बराबर आ जाएगी. और उसके बराबर भी क्या होती है आप देखोगे, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इस टर्म के बराबर है. ये जो दूसरा वाला माइनस वाला टर्म है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो वो कितना लिखा हुआ है? 4gm स्क्वायर बाई r. सो ये जो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है उससे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. सेकंड के लिए आपको एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत माइनर सी कैलकुलेशन है, एनीबॉडी कैन डू एनी टाइम. मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं. उससे पहले आपने कुछ लिखा वो देख लेते हैं. द मोशन इज बाउंडेड सो टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव ना. मोशन इज बाउंडेड. नो, वी कांट से कि मोशन इज बाउंडेड बिकॉज ये इनफाइनाइट से चल रहा है. बाउंडेड का मतलब है जो इनफाइनाइट पे ना जाए. और दूसरी बात यह है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जो इनिशियली होगी वही फाइनली होगी. सो नेगेटिव नहीं कह सकते ना. बाउंडेड का मतलब आप समझो ना, बाउंडेड का कैसे होता है कि जैसे उनके बीच का जो सेपरेशन है, जो सिस्टम है, वो बना रह जाए. जैसे कि एक सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट करता है, सो वो एक बाउंडेड सिस्टम होता है. दे आर मूविंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता था कि वो इनफाइनाइट पे किसी वेलोसिटी से चल रहा होता तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव भी हो जाती है. एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, टोटल एनर्जी जीरो है, यस. एट रेस्ट एंड इनफाइनाइट सेपरेशन, यस. सो टोटल एनर्जी विल रिमेन जीरो. आई एक्सप्लेन्ड इट. और आपको उसी अकॉर्डिंग बात करनी है.
क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन देखो ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, सो टोटल इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। हाउ द ऑप्शन डी अबाउट एनी पॉइंट, हाँ, सो डी के बारे में हम लोग चेक करते हैं कि क्योंकि उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डी ऑप्शन में इट हैज सेड दैट लाइक किसी भी पॉइंट को आप चूज करोगे एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा, कंजर्व भी नहीं बोला कि बोला जीरो रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है उसकी। सो इसको आप चेक कर सकते हो, जब कोई भी पॉइंट के बारे में बोलेगा तो आपको कोई पॉइंट चूज करना होगा, तो उसी पिक्चर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, और क्योंकि अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एक ये एम मास का पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा 4m मास का पार्टिकल है, ये v2 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, राइट। अपने को कोई भी एक पॉइंट चूज करना है, कोई भी पॉइंट चूज करना है, लेट से ये पॉइंट चूज कर ले, p इज अ पॉइंट या फिर a इज अ पॉइंट ऑफ आवर इंटरेस्ट। इस पॉइंट के अबाउट हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम चेक करना चाह रहे हैं टोटल। अगर इस ये हमारा रैंडम पॉइंट है, अगर इससे जीरो आता है तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर तो सभी से जीरो आ रहा है। सो ए पॉइंट के अबाउट अगर आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट के लिए, तो क्या हमको एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए में एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए क्या निकालोगे, आप जानते हो कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता करोगे। लेट्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ डी आ रहा है, सो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस सेंस में जाएगा ये, अगर आप ए से देख रहे हो तो ए के अबाउट ये ऐसा रोटेट करता हुआ नजर आएगा, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज में है। इसका मतलब है कि ये के कैप डायरेक्शन में है, तो इसको के कैप बोल सकते हो। आप सेकंड की वजह से वो सर्च करते हैं, सेकंड की वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम अमाउंट की रहने वाली है, तो ये बनेगा माइनस और प्लस लगा देते हैं, प्लस मास विच इज 4m इंटू वेलोसिटी विच इज v2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज d। ए के अबाउट ये पार्टिकल इस तरह से चल रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, since it is in clockwise sense so it has to be minus k cap। It's done then after। अब देखो कि ये बन रहा है mv1 minus 4mv2 in bracket into d in k cap। अब देखो कि ये mv1 and m4mv2 ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है, सो हमको पता है कि आप इक्वेशन देखो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन mv1 is equal to 4mv2, सो ये दोनों नंबर आपस में इनका दोनों का डिफरेंस जीरो है, ये डिफरेंस इक्वल टू जीरो, सो अपना आंसर आया जीरो के कैप। इसका मतलब है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करते हो किसी भी पॉइंट के अबाउट से, तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जीरो आने वाली है। ओके, सो इस तरह से आप डी ऑप्शन को चेक कर लोगे। आपने लिखा है इफ इट इज कंजर्व्ड एंड इनिशियल इज जीरो सो होल इज जीरो। यस, यू कैन एक्सटेंड दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और इनिशियली जीरो है तो हमेशा जीरो रहेगा, डेफिनेटली वैलिड है। और या फिर किसी एक जनरल लोकेशन पे इसको जीरो प्रूव करके देख लो तो हमेशा जीरो रहेगा। ओके, स्टॉप राइजिंग इमोजीज ऑन द स्क्रीन। ओके, इमोजीज आप लोग इमोजीज के साथ मत खेलें, आपको लर्न करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स है, सो प्लीज डू गिव अटेंशन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड है। फ्लूइड का आपका क्वेश्चन है जिसमें टॉर्क, फोर्स, ये सारा कुछ एक साथ आ जाता है। सो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको उसका सोल्यूशन देखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्विकली अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, एक स्टिक है जिसको फ्लोर से टाई किया है, पिक्चर काफी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेंथ आपको दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया, सारे टर्म्स के बारे में आप जानते हो। इसके बाद आपको क्या क्या बताना है, एक ग्लांस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में अपने को टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग का, ये सरफेस टेंशन नहीं है, ये स्ट्रिंग का टेंशन है। फिर बायंसी फोर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ द लिक्विड ऑन दिस सबमर्ज्ड पोर्शन। फिर ये पता करना है कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है, इमर्ज्ड है। फिर अपने को पता करना है कि स्ट्रिंग कट करते हैं तो क्या होता है। सो एडवांस के लिए काफी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपसे पूछे जा रहे हैं। सो आइडिया क्या होता है, जब कभी हमको
Hello again. Please confirm whether this connection is proper now. आपको स्क्रीन दिखा और आप साउंड और स्क्रीन दोनों हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. This was disruption because of net cut. Okay, fine. So मैं इसका BD ड्रॉ कर रहा था. No screen. का status क्या है? अभी आप बोलेंगे क्या स्क्रीन अभी विजिबल हुआ है आपको? Screen is visible. Okay, so we should proceed now. So as per this scheme हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले थे और उस फ्री बॉडी डायग्राम के को कंप्लीट करता हूं मैं. उसके अकॉर्डिंग इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या चलने वाला है. ओके, सो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले अपने को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. Can't the stick be vertical? देखो क्या होता है, पहले तो आप को विजुलाइज करना होता है. इसने बोला है कि स्टिक कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है जैसा आपको दिखाया गया है. इसका मतलब ये इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है और अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो फिर ये वर्टिकल नहीं हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है. इस तरह से ये फ्लोट कर रहा होगा. सो दिस इज फ्लोटिंग एज वेल एज टाइड टुगेदर. फ्लोटिंग एज वेल एज टाइड टुगेदर. सो इसी सिचुएशन को आपको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करना है. टोटल फोर्सेस देखने हैं एंड इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके जाना है. इसने बोला स्टिक इज टाइड इन दिस फैशन. जो आपको दिखाया गया है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है. हालांकि उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि इक्विलिब्रियम है, बट उसकी लैंग्वेज ये बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन ऑन विच अ स्टिक इज. अदरवाइज ऐसा बोलता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलीज किया गया है तो बताइए कि फ्यूचर में वो कैसे जाने वाला है. नहीं, मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा था. अभी बस मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ और अभी लिखना स्टार्ट करूंगा. आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था. अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ. आप हेल्प करेंगे. लाइक कौन कौन से फोर्स होंगे. ये फोर्स तो आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा. टेंशन फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग. देन आफ्टर इसके जस्ट सेंटर पर एक्ट करने वाला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg. देन आफ्टर इसका जो सबमर्ज पोर्शन है, अपने को ये नहीं पता कितना सबमर्ज पोर्शन है, लेकिन व्हाटएवर सबमर्ज पोर्शन इज उसके सेंटर ऑफ बायंसी पर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा बायंसी फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थ्री फोर्सेस ड्रॉ करने चाहिए थे. अगर आप ये थ्री फोर्सेस ड्रॉ करते हो देन यू नीड टू क्लेम कि ये ऑल दीस थ्री फोर्सेस टुगेदर मेक्स दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. अब कुछ वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, वेयर इज बायंसी फोर्स. उसके बारे में मैंने बोला कि बायंसी फोर्स इज इन द पार्ट विच इज विद इन द विच इज द सेंटर ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन. तो जितना ये पोर्शन सबमर्ज्ड है उसके सेंटर पॉइंट पर एक्ट करेगा. तो उसको कैसे समझ सकते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज्ड पॉइंट. यस. सो लेट्स थिंक अबाउट कि जो पार्ट अंदर है दैट अमाउंट इज x. So x is the amount of length which is inside. ऐसा बोल सकते हैं. तो जो buoyancy एक्ट करेगा वो इस एंड पॉइंट से x/2 पर एक्ट करेगा. So buoyancy will be acting at the center of the submerged portion. इतना आपको समझ जाना चाहिए और समझ जाएंगे. अच्छा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर एक्ट करता है. एग्जैक्टली मिडवे पे एक्ट करता है. टोटल लेंथ आपको स्टिक का कितना दिया गया 2 मीटर. सो दिस विल बिकम 1 मीटर.
सो 1 मीटर पर ये एक्ट कर रहा होगा। ये दो काफी क्रूशियल पॉइंट्स थे। अगर आपको ये दो समझता है तो फिर आगे की स्टोरी लिखना बहुत आसान है। सिंस ये इक्विलिब्रियम पर है तो अपने पास कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को मैं लिखता हूँ और आप एग्री करेंगे। जैसे कि T प्लस mg, टेंशन और ग्रेविटी मिलकर के बायंसी को बैलेंस करेगा। ये फोर्स इक्वेशन है, फोर्स बैलेंस है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। टॉर्क बैलेंस करने का मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क 0 होगा, तो किसी पॉइंट से आप टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो। सपोज कर लीजिए कि ये जो पॉइंट था जहां पे स्ट्रिंग टाइट था उसका नाम मैं ए दे देता हूँ, जहां पर बायंसी एक्ट कर रहा है उसका नाम बी दे देते हैं, जहां सेंटर है उसका नाम सी दे देते हैं। So you can balance the talk about A, about B, about C. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम तब करते हैं जब बॉडी मूव कर रही होती है और एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे जा रही होती है। दिस इज एवरीथिंग एज अ फिक्स पोजीशन, राइट? सो लेट्स टॉर्क अबाउट ए लिखते हैं और क्लेम करते हैं कि टोटल टॉर्क 0 आएगा। या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा टॉर्क अबाउट बी लिखो, लिखना भी थोड़ा प्रॉपर लगेगा, उसको 0 कर लो क्योंकि दोनों साइड से एक दूसरे को कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। या फिर सी से भी करोगे तब भी चलेगा। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसके लेकर थोड़ा सा और मैं इसका कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक थीटा एंगल दे देता हूँ कि ये थीटा एंगल पर रहा होगा। सो एफ बी का जो टॉर्क का आएगा, या हाँ सभी इजी है, आई मीन लाइक वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हैं। आप ए से करना चाहोगे तो आप ए से कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, क्योंकि वो सबसे बैलेंस है। ठीक है, मैं ए से कर देता हूँ। ये थीटा अगर आपने ले लिया तो जो बायंसी का टॉर्क एक अबाउट आएगा वो इस तरह से आएगा, और ग्रेविटी का आएगा वो इस तरह से आएगा। So buoyancy and gravity, they will be opposite direction, hence they will countering to each other. अपने को मैग्नीट्यूड बराबर करना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आएगा एफ बी इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये बेस जाएगा, तो बेस के लिए आप लिखोगे दिस बिकम्स एक्स बाई टू कॉस थीटा। दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाई एम जी, और एम जी की जो यहाँ से डिस्टेंस होगी वो 1 होगी, तो 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैसे कोई रोल था नहीं, तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि एफ वी बायंसी फोर्स इनटू एक्स लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास इनटू ग्रेविटी। सो पॉइंट इज कि अपने पास एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, लेकिन हुआ क्या कि अपने पास अननोन भी बढ़ गया, एक एक्स अननोन बढ़ गया। सो अपने को एक थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, तो बायंसी की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। आप कंपोनेंट कर सकते हो, यस, वो आपके पास सारी टेक्निक्स हैं, व्हाट एवर यू लाइक यू कैन डू, सॉल्विंग इज एज पर यू। आप अल्टीमेटली यही इक्वेशंस निकालने वाले हैं। अच्छा, एफ बी को क्या लिखेंगे, बायंसी फोर्स को कैन बी राइट की सबमर्ज्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। हाउ मच द सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज, कैन वी से कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ एक्स। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर पता कर लेंगे, और पता रहता है जी को भी पता कर लेंगे, बायंसी का भी एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। सब अपने को बायंसी का एक्सप्रेशन पता चल गया, ये 3 इक्वेशंस आ गई। इन 3 इक्वेशन को आप एक साथ यूज कर सकते हो। मोर ओवर, जब कभी आपको मास लिखना हो तो मास को भी क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, हाउ मच द लेंथ इज 2 मीटर इनटू दैट्स ऑल। सो ये मास का एक्सप्रेशन हो गया। अब चाहो तो इन 4 इक्वेशन को नाम दे लो, 4 इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लाइक टी निकल आएगा तो अपने को टेंशन मिल जाएगा, बायंसी निकल आएगा तो सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, एक्स निकल आएगा तो थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद फोर्थ के लिए आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो अब चाहे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या इसके बाद आप खुद भी सॉल्व कर लीजिए। आपको टी कैलकुलेट करना है, उम्मीद है कि आप निकाल पाएंगे। एक्स कैलकुलेट करना है, बायंसी कैलकुलेट करना है। एक बार ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है, देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन के लिए क्या करना होगा। लास्ट ऑप्शन के लिए बोला स्ट्रिंग कट कर दिया, नहीं टेंशन गायब हो गया, तो लास्ट ऑप्शन को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यू वांट मी टू कंफर्म ऑप्शन सी, सो आई डेफिनेटली आई कैन सॉल्व फॉर यू। कैसे सॉल्व करना मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ, इन केस कुछ ट्रबल आते हैं तो। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ पकड़ लो।
So, जब दोनों को आप पिक करोगे टुगेदर तो अपने को पता चलेगा, बायंसी की डेफिनेशन आपको पता है तो बायंसी को भी यूज कर लो. So this becomes A into X into density of water into G, that is buoyancy, into X is equal to 2 times mass. मास की जगह आएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एरिया इंटू 2 इंटू जी. सब कुछ मैं एसआई पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 2 को मीटर में लिखा हुआ है. जी से जी कैंसिल आउट हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है. ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बच रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ये जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ना, इसी की वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस हम लोग बात कर चुके हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू दी गई है 0.25. सो यू विल फाइंड कि 4 into 0.25 लीड्स टू हाउ मच 1. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1. और x हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था, इमर्ज्ड पोर्शन को. दैट मींस हाफ ऑफ द कॉर्ड और ये स्टिक व्हाटएवर इट इज, दिस स्टिक इज हाफ सबमर्ज्ड. और सी ऑप्शन कहता है कि 1 मीटर, हमारा आंसर भी 1 मीटर आ रहा है. दैट मींस सी इज करेक्ट. बाकी अब आप पाओगे कि बहुत आसान होगा. x1 आ गया है, x की वैल्यू ये बायंसी वाले एक्सप्रेशन पे रख दो, a की वैल्यू यूज करो, आपको बायंसी निकल के आएगा. एक बार बायंसी आया, mg आया तो t निकल के आ जाएगा. सारे ऑप्शंस आप मैथ चेक कर सकते हो. दैट्स द पॉइंट. हाउ डिड वी फाइंड द बायंसी लोकेशन. बायंसी लोकेशन कैसे पता किया, पहले ये पता किया कि सबमर्ज पोर्शन x है, बायंसी सबमर्ज पोर्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है. आपको क्लासरूम में स्टेटमेंट दिया होगा कि इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन. सो फर्स्ट यू फाइंड हाउ मच द लेंथ ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन इज, एंड देन यू विल रियलाइज कि रॉड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट पर एक्ट करता है. सो वहां से आपका काम हो जाएगा. अब इट्स डेफिनेशन गुड. सो आगे बढ़ सकते हैं. डी ऑप्शन के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ. अगर आपको डी जम गया है तो फिर कहानी खत्म हो जाती है. आपने कुछ लिखा है, इफ प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द स्टिक सरफेस देन हाउ डज बाइंड फोर्स एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. हाँ, प्रेशर अगर किसी एंगल पर एक्ट करेगा तो ऑल साइड से एक्ट करेगा. जब ऑल साइड से एक्ट करेगा तो उनके आप कंपोनेंट्स देखोगे, देन यू रियलाइज कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो सेटल डाउन हो गए होंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वही डिफरेंस क्रिएट करके ला रहे होंगे. इसी पॉइंट को आर्किमिडीज ने बहुत सिंपलेस्ट वर्जन में लिखा और उन्होंने इसका नाम बायंसी बोला. अगर हम प्रेशर के थ्रू जाएंगे तब कुछ कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड विजुअलाइज होंगी, बट उसका नट स्टिल इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दैट सेज बायंसी इज अपवर्ड. उसका एक सिंपलेस्ट केस के लिए हम लोगों ने प्रूव भी किया था, सिलेंडर या फिर क्यूबॉइडल केस के लिए, बट दैट इज ट्रू फॉर एनी रैंडम शेप एज वेल. तो इसका मतलब सारे शेप पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं. कुछ जिस ऑप्शन डी के बारे में जो पॉइंट था वो ये था कि एक बार आपने स्ट्रिंग कट कर दिया तो फिर ये उस तरह क्वेश्चन हो गए जो आपने एनएलएम में वगैरह में किए हो गए. स्ट्रिंग कट करने के बाद आप कहोगे बायंसी यहाँ पर एक्ट कर रहा है और mg यहाँ पर एक्ट कर रहा है. वो कैसे भी एक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए. अब देखो बायंसी डोमिनेट कर जाएगा तो a एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, बायंसी माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देन आफ्टर क्या करना है, बायंसी आप कैलकुलेट कर चुके हो, सिंस बी करेक्ट आ रहा है इसका मतलब बायंसी 10 आ जाएगा. mg कैलकुलेट करोगे 5 के आसपास आएगा, फिर m से डिवाइड करोगे, a कैलकुलेट कर लोगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा कि किस एक्सेलरेशन से जाएगा. आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग को कट करेंगे तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा. आई थिंक दैट्स ऑब्वियस कि अप साइड जाएगा. क्यों, क्योंकि बायंसी डोमिनेट कर रहा है mg से. पहले बायंसी मिलकर के दो फोर्स को बैलेंस कर रहा था, टेंशन एज वेल एज ग्रेविटी. अब टेंशन चला गया तो बायंसी का डोमिनेशन हो गया. ओके, सो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों आप तरह से रिलेट कर सकते हो. एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया. क्वेश्चन नंबर 6 ये क्लासरूम में किया हुआ हम लोगों ने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वापस आ गया. सो बताने की जरूरत है, कौन से पार्ट को बताने की जरूरत है तो आप बोल सकते हो. आइडिया बहुत सिंपल है. किसी भी डेप्थ पर प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है. फोर्स कितना होता है, रो जी एच इंटू एरिया होता है.
So pressure at any depth is rho gh. Simply height matters, nothing else. एटमॉस्फेरिक को निगलेक्ट करना है, इसलिए पी नॉट नहीं लिखेंगे। और फोर्स के लिए आप बोलोगे कि प्रेशर इनटू एरिया। डी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में आपको इशू जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए क्वाइट इजी रहा होगा, डाउन साइड का प्रेशर, डाउन साइड का एरिया। ऑप्शन बी भी आपने कर लिया। सी पर आते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दिस नंबर। तो जब वेट पूछेगा तो हम लिक्विड का एफबीडी बना देंगे। सो ड्रॉ द लिक्विड्स एफबीडी। सो आई एम ड्रॉइंग कि लिक्विड इस तरह से है, और अगर आप केवल लिक्विड को वॉच करते हो सो इट मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम, मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम बिकॉज इट्स नॉट मूविंग। सो टोटल फोर्स लिक्विड का डाउन साइड आएगा, यही इसका वेट है। इसी वेट के बारे में अपने को बात करनी है, और ये चेक करना है कि क्या ये वेट इस गिवन नंबर से छोटा है या नहीं। फिर इस पे और भी फोर्सेस लग रहे होंगे। अप साइड से प्रेशर फोर्स जो लगता है एटमॉस्फेयर का, वो निग्लिजिबल है। सो आउट अप साइड वाला फोर्स गायब हो गया। फिर इसका कांटेक्ट किसके साथ है? वॉल्स के साथ है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वॉल्स, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका इससे कोई खास कनेक्शन नहीं है। फिर बॉटम का जो सरफेस है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा, जो आपने ए ऑप्शन में कैलकुलेट किया है, बेस की वजह से एक फोर्स आएगा। मोर ओवर यहाँ पर भी ये कंटेनर की वॉल्स हैं, तो कंटेनर की वॉल्स इधर पर भी फोर्स लगाएंगे। सो ये जो फोर्स है लेट्स कॉल इट एज F1, ये जो फोर्स है लेट्स कॉल इट एज F2। तो वर्टिकल फोर्स जब हम बैलेंस करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा आना चाहिए कि W plus F2 must be equal to F1. Now F1 is the force applied by the base of the vessel on the liquid. The base of the vessel on the liquid applied the force rho gh into area. So अपने को बोलना होगा rho gh मतलब rho into g, height is 2h into area। डाउन साइड के एरिया के बारे में कुछ बोल रहा होगा। बेस एरिया इज A2, सो ये A2 हो जाएगा। अब देखोगे F2 कुछ भी हो, F2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन हमने डाउन साइड शो कर रखी है, तो F2 हैज टू बी पॉजिटिव। सो वेट के साथ कुछ ऐड करते हैं तब ये नंबर बनता है। अगर उस ऐड को हटा देंगे तो हम ये जरूर बोलेंगे कि जो वेट की वैल्यू होगी वो इस नंबर से जरूर कम होगी। किससे? 2 रो GH A2 से। सो लिक्विड का वेट इस नंबर से छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं कि क्या सी करेक्ट बोल रहा है या इनकरेक्ट बोल रहा है। So you just draw the free body diagram, identify all the forces acting on the body that you are drawing of FBD. उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो? फोर्स बैलेंस करोगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पर फोर्स बैलेंस है, स्टैटिक और फ्लूइड स्टैटिक का क्वेश्चन था। तो सी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन बोलता है द वॉल ऑफ द वेसल एट द लेवल एक्स exert a downward force equal to this। तो बेसिकली F2 फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब लोग बात कर चुके हैं F2 फोर्स डाउन साइड एक्ट कर रहा है। अब उसने बोला मैग्नीट्यूड बताइए F2 का, तो हम F2 का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। हाउ मच? तो प्रेशर एट दैट पॉइंट इनटू एरिया ऑफ दैट पॉइंट। प्रेशर कितना लगेगा? रो GH। एरिया कितना होगा? एक्स क्रॉस सेक्शन पर जो एरिया आएगा उसमें A1 कम करना पड़ेगा A2 से, सो A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 फोर्स हो जाएगा रो GH से मल्टीप्लाई होने के बाद। और अपने को चेक करना है कि क्या यही लिखा हुआ है। अगर ये है तो लास्ट को करेक्ट बोलेंगे। सो दिस इज रो GH A2 माइनस A1 करेक्ट जा रहा है, डाउनवर्ड से करेक्ट जा रहा है, इसलिए इसको करेक्ट कर देंगे। अभी भी कोई डिलेमा कंसर्न बचा हो तो आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज आपको रियलाइज करना है कि किस तरह से हम सॉल्व कर रहे होते हैं, और क्या क्या हमने जो लर्न किए कॉन्सेप्ट्स बस वही लगा रहे हैं। नथिंग न्यू, नथिंग एक्स्ट्रा। आपने लिखा हुआ है द वॉल इज अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड बट द वाटर इज अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड। यस, यू आर राइट। देन यू नीड टू सी कि किसका फोर्स पूछा गया है। लैंग्वेज पढ़ना है आपको प्रॉपर्ली। द वॉल ऑफ द वेसल एट दिस exert a downward force on the liquid, on the liquid। तो लिक्विड पे पूछेगा तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ही तो अपने को बताना है। सी और एक बार एक्सप्लेन करें शॉर्ट में। बिल्कुल करता सी, एक बार एक्सप्लेन। सी ने बोला है कि इस लिक्विड के वेट के बारे में बताइए। सो आप लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, केवल लिक्विड का। एंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के टाइम पे जो हम फोर्स लगाते हैं, दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। वन जो कि नॉन कांटेक्ट होते हैं, सेकंड जो कि कांटेक्ट होते हैं। नॉन कांटेक्ट में फोर्स आपका केवल और केवल ग्रेविटी या वेट होता है, उसको दिखा दिया। फिर इसके बाद आपने को क्या देखना होता है? जिस बॉडी का आप एबीडी बना रहे हो उसका बॉडी का किसके साथ कनेक्शन चल रहा है, या
किसके कांटेक्ट पर है। सो एयर पे कांटेक्ट था लेकिन एयर प्रेशर उसने कंसीडर करने को मना किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर आप बोलोगे ये वर्टिकल वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो वो अपने काम के नहीं है। फिर बॉटम के कांटेक्ट पर है, बॉटम अपसाइड फोर्स लगाएगा F1। फिर ये जो एक्स क्रॉस सेक्शन है ऊपर वाला जो टैप टाइप का है वो भी फोर्स लगाएगा। सो दिस इज अ कांटेक्ट, डाउन साइड इज अ कांटेक्ट, तो जो भी कॉन्टेक्ट थे उन कॉन्टेक्ट पे फोर्स लगाना होता है, तो सारे कॉन्टेक्ट पे फोर्स लगा देंगे। और फिर आपने देखा कि वर्टिकली बैलेंस होना चाहिए, सो इक्वेशन बन गया डाउनवर्ड फोर्स इज F2 प्लस W, अपवर्ड फोर्स इज F1, यानी F1 दोनों को बैलेंस कर रहा है, F2 और W को। और इसका मतलब है F1 डेफिनेटली W से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब वेट W ये जो है F1 से कम होना चाहिए। फिर F1 का वैल्यू पता कर लिया, प्रेशर इनटू एरिया से अपना आंसर आ गया। और भी कोई डाउट कंसर्न हो तो आप जरूर बोलिए, बिकॉज दैट्स अ डिस्कशन, इट्स नॉट वन वे। और जितना भी आप डाउट पुट करेंगे तो आपको क्लैरिटी भी उतनी ज्यादा आएगी, बट सेंसिबल। आपने लिखा कैन वी फाइंड जस्ट वेट एंड देन कंपेयर। वेट कैसे पता करेंगे आप, वो भी कर सकते हो इनकेस अगर वेट पता करने के हमारे पास दूसरे हैं, क्योंकि आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता होगा, हाँ कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, दैट्स आल्सो गोइंग टू वर्क। डेंसिटी दिया गया है, यस, वो भी एक अपने पास वे है, दिस इज अनदर वे, सो both of the ways can be used or either of the two will be sufficient. Then question number 7th, ये भी उसी से लिखा है, रिलेटेड है फ्लूइड का जो आपने पढ़ा हुआ स्टैटिक पोजीशन है। A small body of density this is dropped from raised at a height h into a lake of density this, lake की डेंसिटी ज्यादा है, यानी लेक ज्यादा डेंसर है, ऑब्जेक्ट आपकी रेयरर है, तो वो उस पर सिंक नहीं करेगी, फ्लोट करेगी अगर फ्यूचर में इनसाइड जाती है तो। फिर आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, डिसिपेटिव इफेक्ट को हटा देना है, दैट मीन्स एनर्जी के लॉस को आपको काउंट नहीं करना है, एंड विस्कोसिटी भी हटा देनी है, अच्छी बात है। ऑप्शन देखते हैं, द स्पीड ऑफ द बॉडी जस्ट एंटरिंग द लेक इज गोइंग टू बी √2gh। किसी भी हाइट से अगर आती है तो √2gh आना चाहिए, इसने रूट नहीं लगाया है, गलत अलग कर दिया है। सो अगर मैं पिक्चर बना दूं, अगर विजुलाइज कराना है आप लोगों को, तो ये लेक है एंड द क्वेश्चन सेज कि एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप ड्रॉप करते हो, और अगर ये h हाइट से ड्रॉप करते हो तो यहाँ पर एयर वाली स्टोरी है, एयर पे आने पर वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh होती है। काइनेमेटिक्स, सिंपली काइनेमेटिक्स। और इसने बोला 2gh है, इसने गलत बोला है, सिंस ये रॉन्ग है इसलिए इसको हम मार्क नहीं करेंगे। जम रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, द बॉडी इन द लेक एक्सपीरियंस अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो जब ये अंदर चला जाएगा तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, आप बोलोगे mg नीचे लग रहा होगा, बायंसी ऊपर लग रहा होगा। तो ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो बायंसी माइनस mg आएगा, और इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए, यानी जो अपवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, अपवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, सो इसलिए अपवर्ड आना होगा। सो ए की वैल्यू आएगी FB डिवाइड बाई m माइनस जी। FB को लिख सकते हो वॉल्यूम, टोटल सबमर्ज वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज रो इंटू जी डिवाइड बाई वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी माइनस जी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कॉमन ले सकते हो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -1 आएगा, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए क्या वो इसी लैंग्वेज पे बात कर रहा है, रो अपॉन रो डेस -1 इंटू जी, बिल्कुल सही बोल रहा है, करेक्ट कर देंगे। फिर आपसे बोलता है मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक जा सकता है, सो जहां तक जाएगा आपको, इसके बाद रिटार्डेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फिर से काइनेमेटिक्स लगा लो, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दो। सो इस वाले पोर्शन के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 लगा सकते हो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v² माइनस 2a इंटू एस, यहाँ से s पता चल जाएगा। इस यहाँ पर काइनेमेटिक्स लगा सकते, ये इक्वेशन लगा सकते हो थर्ड, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, इस बात का ख्याल रखते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी डज नॉट कम बैक टू द सरफेस ऑफ द लेक। आप जानते हो कि एक रेस्ट पे आएगा, फिर ये एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा तो इसको ऊपर जरूर लेकर के आएगा, सो ये वापस जरूर आएगी। और अगर डिसिपेटिव फोर्सेस इग्नोर्ड हैं तो उसी हाइट तक जाएगी जिस हाइट तक से जहां से स्टार्ट किया था, सो वापस तो उसको आना है, इसका मतलब ये रॉन्ग बोल रहा है, इसको हटा देंगे।
मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ यू हैव अ कंसर्न ऑन एनी ऑप्शन यू आर ऑलवेज ओपन टू से समथिंग। आपने कुछ लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो वेसल द वेट वुड बी ऑब्वियसली लेस देन p force. I don't know which point you are talking about. So अच्छा, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एनीवे इधर अटेंशन दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपने क्लास में मिस कर दिए हो, अभी तक आपके ब्रेन में बैठे ना हो, तो याद आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में ये वापस चला जाएगा। सो बाउंस बैक क्यों करेगा? क्योंकि रेस्ट होने के बाद इसके पास एक्सेलरेशन बाउंसी की वजह से ऊपर लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्टली सिमिलर फैशन का था। अब आप 7th को अगर सुना है आपने प्रॉपरली तो आप 8 कर सकते हो। इसने बोला सेकंड ऑब्जेक्ट विल कोलाइड द टारगेट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप करते हो, यहाँ पर आप पहले एक वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ये वेलोसिटी v आ जाएगी, फिर यहाँ पे रिटार्डेशन कैलकुलेट करो, फिर ये देखो कि क्या 20 मीटर जाता है या नहीं। अगर ये 20 मीटर जाता है और उससे ज्यादा जाता है तो फिर कोलाइड करेगा, अदरवाइज कोलाइड नहीं करेगा। तो ए और बी में हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोलाइड करेगा। उसके लिए पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर बायंसी से रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कहाँ पर जाता है। फिर लीस्ट सेपरेशन पूछता है। लीस्ट सेपरेशन कितना आएगा? लीस्ट सेपरेशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक जाता है, सिंस ये बोला कि कोलाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं पे जाकर के स्टॉप होकर के रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है इसका मतलब उनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन बचा होगा। सो व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन, वो अपने को पता करना है। सो क्या वो 11.525 आता है, वो चेक करना होगा। फिर रिटार्डेशन है, वो रिटार्डेशन भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, ये पॉइंट नोटिस में आया है कि सी ऑप्शन में ये जो वैल्यू आती है जहां पर ये स्टॉप हो जाता है, यहाँ से ये जो वैल्यू आती है वो 11.25 मीटर आती है। अगर आप लोग भी यही कंफर्म कर रहे हैं तो फिर डन कर देते हैं। ऐसा नोटिस पे आया है कि ये जो जहां तक जाने के बाद स्टॉप करता है, दैट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेशन एज 11.25। इसको आप चेक भी कर सकते हो। इन केस अगर ये 11.25 डिस्टेंस आता है तो लीस्ट सेपरेशन क्या होगा? लीस्ट सेपरेशन ये वाला होगा। सो जो लीस्ट सेपरेशन होगा वो डाउन साइड वाला पोर्शन आएगा, और ये जो डाउन साइड वाला पोर्शन होगा इसकी वैल्यू आनी चाहिए 20 माइनस 11.25। इज इट द केस? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जबकि इसने लीस्ट सेपरेशन के बारे में बोला है कि क्या वो 11.25 है। सो 11.25 is not the least separation. 11.25 is the depth up to which it goes. आप कैलकुलेशन से चेक कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ना होकर के इनकरेक्ट कैटेगरी पे जाएगा। ये करेक्शन है जो कि नोटिस में आ चुका है। सो आप लोग भी एग्री कर रहे हो, so इसको हम लोग डन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इनकरेक्ट कैटेगरी पे जाएगा। सो अल्टीमेटली फिर इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी एंड सी। सो फाइनली बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट, सी इज नॉट द करेक्ट। वो कुछ इश्यू हो गया होगा, तो दिस इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। सो इन केस आपने अगर सी को करेक्ट मार्क किया है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा और इसको अपडेट कर देंगे, आपके इवैल्यूएशन को रीइवैल्यूएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी ऑब्वियस क्वेश्चन था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है। इनगोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट हैज टू बी इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट। कई बार क्या करता है वो एरिया और वेलोसिटी ना देकर के डायरेक्टली क्यू बोल देता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हम बोलेंगे जितना वॉल्यूम इनसाइड जा रहा होगा उतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट आउटसाइड आना चाहिए। आप देखोगे इस पे आउटसाइड के बहुत सारे एरोज बना रखे हैं, बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप पाओगे कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती है, क्यू को नेगेटिव आना पड़ेगा। सो इसलिए आप नन ऑफ दिस मार्क कर सकते हो डायरेक्टली। और हाँ, आप ऐसा बोलोगे क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मस्ट बी इनवर्ड्स, नॉट अपने को नेगेटिव देना होता है। इक्वेशन कैसे लिखोगे?
हाँ, इन गोइंग आना, उसको इन गोइंग दिखाना होगा। सो आप कैसे इक्वेशन लगाओगे? सपोज के लिए इक्वेशन आते हैं एग्जाम में, तो आप ऐसा लिखोगे कि आउटगोइंग को जब पॉजिटिव लिख रहे हो, यानी टोटल आउटगोइंग कितना जा रहा है बाहर, बाहर जाने वाला आप लिखोगे 4 जा रहा है, 8 जा रहा है, 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, इसके बाद 6 आ रहा है, ये सब इंटू 10⁻⁻6। दिस इज द टोटल वॉल्यूम विच इज मूविंग आउट। दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, और इस पे साथ एक क्यू भी लगाओ क्योंकि क्यू भी आउट दिखाया। This must be equal to total going in, which is 4 into 10⁻⁻6. That's equation. That's a continuity equation. अगर आपने ये continuity equation बनाया, अपना काम होता है। So this is a continuity equation. इसके बाद आप Q को परसुएट कर लो, Q कितना आना है कैलकुलेट करने का। आप पाओगे Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन बदलना है। So अगर ऑप्शन में नेगेटिव के साथ दिया गया होता नंबर, जो यहाँ से निकलने वाला उसको आप मार्क कर देंगे। Are you getting my point? So this is how we need to solve. All ingoing is equal to all outgoing. वो कैसे एरो बना था उसकी प्रॉब्लम है। तो सिंस हमको क्यों नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव यहाँ था नहीं, इसलिए आप जिसको चाहो वो मार्क कर सकते हो। इसके बाद इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 11 होगा 21। तो क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए, -21 इंटू 10⁻⁻6। ये ऑप्शन देगा तो आप मार्क करोगे। इस पे अगर कोई डाउट कंफ्यूजन रहा हो तो आप बोल सकते हो। आपका प्रैक्टिकल इंट्यूशन बोलेगा कि बहुत बाहर निकल रहा है तो अंदर जाने वाला भी चाहिए, सो उसको प्लस और माइनस से हम हैंडल कर लेते हैं। नहीं, उसने मैग्नीट्यूड बोला नहीं है, इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो अगर उसने वैल्यू ऑफ क्यू बोला है, इसका मतलब आपको क्यू को प्रॉपर बताने का। और अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है क्यू का मैग्नीट्यूड बताइए, तो फिर हम पॉजिटिव वैल्यू बताते हैं। सो जब तक वो मैग्नीट्यूड लिखेगा नहीं, तब तक अपने को मैग्नीट्यूड मानना नहीं है, उसको साइन के साथ देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इट्स इज अ हॉलो स्फीयर। ये हो गया होगा आपसे। 10 बताना है किसी के लिए, आई थिंक दैट्स सिंपलर। और बेस्ड ऑन द डेफिनेशन की बायंसी कैसे लगता है, बायंसी के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। दोनों स्फीयर्स के वॉल्यूम बराबर हैं तो दोनों पे बायंसी सेम लगेगा, क्योंकि बायंसी के लिए डिस्प्लेस वॉल्यूम चाहिए होता है। बोथ विल डिस्प्लेस द सेम वॉल्यूम, व्हाई? बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम रेडियस। तो अगर उनके रेडियस बराबर है तो उन पर बायंसी बराबर लगेगा, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की आती है, सेम लिक्विड दोनों के लिए यूज हो रहा है, ग्रेविटी भी सेम है, इसलिए बायंसी सेम करोगे, पहला पॉइंट। फिर कौन जल्दी नीचे जाएगा, इसका मतलब किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। सिंस वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम डेंसिटी से बने हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ है कि मास किसका ज्यादा होगा? मास सॉलिड का ज्यादा होगा। तो जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आता है उसमें mg और fb लग रहा होता है, बायंसी बराबर है, mg सॉलिड का ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। अगर वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब है कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। सो आप पाओगे सॉलिड स्फीयर विल रीच बॉटम पर, या फिर नीचे जहां भी पहुंचना है जल्दी जाएगा, और हॉलो लेट से जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया दोनों पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्विकली मैं बोल देता हूँ, इसको भी क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, बहुत आसान लगेगा आपको। लेट्स से 2h है। अब हम ऐसा कैसे, कब और क्यों रिलेट कर पाते हैं वो आपको समझना होगा, क्योंकि जहां पर आपने ऑरिफिस बनाया हुआ ना, यहाँ की वेलोसिटी केवल इस बात पर डिपेंड करती है। तो नीचे सॉलिड हो या वाटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेवल ये है तो ये रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब y की वैल्यू हाफ ऑफ द हाइट होती है। सो y मस्ट बी इक्वल टू 2h/2, दैट इज h। सो अपने को y/h का रेशियो निकालना था, इसलिए 1 हो जाएगा। सो इजी था, फिर भी मैंने बोल दिया। इन क्वेश्चन 11 आई गिव आंसर 1 बट इट इज शोइंग 1.00। तो क्या आपको गलत कर दिया आंसर? आई वांट टू नो कि क्या आपको रॉन्ग कर दिया है। रॉन्ग कर दिया तो उसको हम करेक्ट करा देंगे। और न्यूमेरिकल टाइप में जब बोला जाए डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो आपको डेसिमल तक लिखना है, वो 1 को भी करेक्ट बोलेगा। इनकरेक्ट बोला है, ठीक है, तो उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और करेक्ट करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी फॉर दैट।
उसको चेक कर लिया जाएगा। अगर आपने 1 लिखा है सो 1 इज आल्सो करेक्ट। जब कभी न्यूमेरिकल आता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर आपको आंसर कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से कि वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखें। रीड दिखा रहा है पर मार्क्स दिए हैं। हाँ, तो आपको मार्क्स से मतलब है, तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर अपना काम हो गया। नाउ अब उसको रेट को आप ग्रीन समझ सकते हो और मार्क्स आपके साथ आ चुके हैं, तो अपना पर्पस डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसने स्प्रिंग और पास्कल्स लॉ इन सबको एक साथ दिखाने की कोशिश की है। एक्सप्लेन करना है किसी को? अगर जिसको मार्क्स नहीं मिला है तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज आप मैसेज नहीं भी करेंगे तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे एंड रीचेक करने के बाद फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आइडिया देता हूं मैं, उसके बाद आप चाहोगे तो मैं बोलते सॉल्व भी कर दूंगा। करना क्या है अपने को, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको एफबीडी बना के फोर्स बैलेंस करो। तो जब इसका फोर्स बैलेंस करोगे तो यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा, प्रेशर इनटू एरिया का। पास्कल्स के अकॉर्डिंग इसका अपना खुद का mg मिलेगा और इसका यहाँ से kx मिलेगा। उसने एक लाइन बोली कि कितना मास सेम रखना चाहिए सो दैट कि ये स्पिल ओवर करता है। स्पिल ओवर करने का मतलब क्या हुआ कि ये 5 सेंटीमीटर इनसाइड था, तो ये 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हो जाए। सो एक्स की वैल्यू अपने को कितना लिखनी ना, 5 सेंटीमीटर। सो एक्स की जगह पर 5 यूज कीजिए, के आपको दिया गया होगा, वेट आपको पता होगा, प्रेशर इनटू एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउन साइड का प्रेशर के लिए यहाँ से पास्कल्स लॉ लगा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। ये इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको जरूर ट्राई करके सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो अपने को बताइए। बायंसी या फिर आप बोल लीजिए पास्कल्स के अकॉर्डिंग जो प्रेशर फोर्स mg और स्प्रिंग, दे विल बी इक्विलिब्रियम और स्प्रिंग मस्ट बी कंप्रेस्ड एट लीस्ट बाय 5 सेंटीमीटर। तो कंप्रेशन को हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें बोला है कि आपके पास ये एक ट्यूब है, ट्यूब को आपने इस तरह से कट कर दिया है। तो आपसे पूछता है कि कितना फोर्स लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम आंसर चेकिंग एंड ऑल दैट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद हम लोग आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि आंसर में कुछ करेक्शन है या फिर कुछ और करने की जरूरत है। जब ये लिक्विड इनसाइड जाएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो इधर एक फोर्स लगाएगा एफ। जब ये बाहर निकलता है लिक्विड तो इधर एक फोर्स लगाता है एफ, या F1 F2 भी आप बोल सकते हो। हमने किस पर ये फोर्स दिखाए हैं, आई एम ड्राइंग दिस फोर्स, दीज फोर्सेस ऑन द चैनल। नाउ जब कभी लिक्विड मूव कर रहा था तो हाउ मच द फोर्स एक्ट, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आपको ये पता होगा कि फोर्स व्हेन एवर द फ्लूइड इज फ्लोइंग अप इज रो ए वी स्क्वायर। एक और पॉइंट हम लोगों ने बात किया था, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू रो ए वी क्यूब। अगर आपने कभी अभी तक नहीं लिखा है सो दिस इज अ राइट मोमेंट कि आपको उसको याद रख लेने का है। सो व्हेन एवर liquid or fluid of density rho flowing through any cross section area A with a velocity v, there is a force because of momentum change. Now by the way आप पाओगे कि F1 F2 के मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री जाएगा। सो आप बोलोगे कि एक इधर फोर्स है F, एक इधर फोर्स है F 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट फोर्स बीच में आ जाएगा। तो इस ट्यूब पर ऊपर फोर्स लगेगा F√2। सो F की वैल्यू है रो ए वी स्क्वायर इंटू √2। सो n की वैल्यू √2 हो जाएगी, अपने को √2 चाहिए और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, इसलिए आपको 1.41 लगाना था। फिर आपने लिखा है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन 13 क्वेश्चन, दिस इज गिवन रॉन्ग। सो 1.41 को क्या वो रॉन्ग काउंट किया है? अगर उसने रॉन्ग काउंट किया है, आई विल चेक दी केसेस। तो अगर आपने 1.41 लगाया है देन यू विल गेट योर आंसर मार्क्स, यू विल डेफिनेटली गेट योर मार्क। ओके, यू विल गेट दैट मार्क, क्योंकि वो उसमें कुछ
अजीब सही नंबर्स दिखा है, आई मीन लेटर्स दिखा है, so that will be some font or otherwise issues. We'll make that correction, don't worry. You will get marks if you have given this as an answer. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 आपसे केवल ये चेक करना चाह रहा है वेदर यू नो कि वेजल का ये शेप और ओरिएंटेशन है, क्या वो मैटर करता है? आप बोलोगे प्रेशर कैलकुलेट करने में बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आपको यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल हाइट ये चाहिए होती है, पार्डन, और प्रेशर की वैल्यू आ जाती है रो जी एच। सो अगर इस तरह करेगा तो आपको रो जी एच यूज करना है, नथिंग एल्स। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आया हो, आपको कुछ इस पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत सिंपल है। और इसमें पूछा प्रेशर ड्यू टू द कॉलम एट द बॉटम, आपको सिंपली रो जी एच करना है, दैट्स ऑल। हाइट आपको टॉप से लेना है, यानी 1 प्लस एच की जगह आपको कितना लेना है? एच की जगह लेना 1.5, और पी नॉट को इग्नोर करना होगा क्योंकि पी नॉट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। और वैसे भी इसने बोला होगा कि ड्यू टू लिक्विड निकालना है, तो ड्यू टू लिक्विड में केवल रो जी एच आएगा, टोटल प्रेशर नहीं पूछ रहा, ड्यू टू लिक्विड पूछ रहा है। हाँ 1.6, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये वो 0.1 मेरे को दिखा नहीं, तो प्लस 0.1, 1.6। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एच को 1.6 लेना है, आंसर शुड हैव बीन 15। एक बार चेक कर लेते, बहुत सिंपल है। प्रेशर आएगा डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है 1000 इंटू जी विच इज 10 इंटू एच, एच इज हाउ मच? 1.6, 1.6, यू आर राइट व्हेन यू से 1.6। तो ये कितना हो जा रहा है? 16,000 पास्कल्स। Did we count atmosphere pressure because it's given due to liquid column? अगर मैं ऑडिबल हूं तो मैं बोलता आपको कि अपने को ड्यू टू लिक्विड निकालना है, इसका मतलब केवल रो जी एच कैलकुलेट करना है। We need to find pressure due to liquid column, pressure due to liquid column at the bottom। अगर ये बोलता है कि बॉटम का प्रेशर बताइए, दैट मीन्स हमको टोटल प्रेशर बताना होता है। अगर ऐसा बोलता है ड्यू टू लिक्विड बताइए, दैट मीन्स ओनली ड्यू टू लिक्विड बताना होता है। तो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आएगा वो रो जी एच आएगा। लिक्विड के इनसाइड जो प्रेशर होता है वो दो वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से और लिक्विड की वजह से। पी नॉट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, रो जी एच इज बिकॉज ऑफ दिस। ये गैस प्रेशर या एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा है। अब आपके कमेंट में पढ़ लेता हूँ, इसके बाद इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो हाइट 1.6 होगी, बिल्कुल सही है। और इससे एग्री करता हूं मैं। ड्यू टू लिक्विड कॉलम बताना है यानी रो जी एच बताना है। 0.1 को भी काउंट करना है, बिल्कुल 0.1 को काउंट करना है। 15 आंसर आता है। नहीं देखो, आपको सामने सॉल्व किया ना इसको मैंने, 16 किलो पास्कल आता है आंसर। एक मिनट के लिए, आपका द हाइट इज काउंटेड। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। अगर आपने ये पॉइंट बोला है, समझा मैं आपका पॉइंट। जिस तरह से ये दिखाया है
ओके, अब मेरे को समझ में आया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। एक ये लाइन है और ये लाइन है, शायद जिसने आंसर ये कैलकुलेट किया उसको ये इशू बन गया होगा। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो ये ट्वाइस काउंट हुई है somebody, अभी मेरे को कमेंट वो समझ में आया आपका। सो यू विल फाइंड कि ये 1 मीटर है और ये 0.5 है और ये 1 है। तो अपने को एच प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है, तो एच प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने के लिए फिर ये चेंज कर लेते हैं और एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। एंड पी इज एच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका पोर्शन अगर हम टोटल 1 लेते हैं तो फिर आप पाओगे कि इसका थिकनेस को अपने को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसको 0.4 लिखना होगा प्लस 0.1 लिखना होगा, तो ये 1.5 हो जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये 1.5 बन जाएगा, 1.5 15 किलो पास्कल। करेक्ट है। तो फिर इसका मतलब इसको आंसर की करेक्शन है। सो 15 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी करेक्शन आया, करेक्ट आंसर इज 15। एग्रीड। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन फिर अपने को ये एज्यूम करना होता है कि जो वेसल है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जिस तरह से दिख भी रहा है, और वही अपने पास तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाएगा जो भी लास्ट में किसी ने लिखा है कि वो 0.1 होगा या नहीं होगा। सो दैट हैज टू बी लाइक कि एज्यूम्ड कि अगर ये अपना 0.1 दिया है तो फिर ये भी 0.1 है। सो दैट विल बी मेंशन्ड। क्या होता है ना, मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ कि वो अननोन इन्फॉर्मेशन है और ऐसा रहता है, बट कई बार एग्जाम में आपको इस तरह की सिचुएशन दे करके एक आध इस तरह की वर्डिंग अगर कभी मिसिंग भी होती है तो अपना जो बेस्ट वे रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है। सो अगर आपने इसको 15 लगाया है सो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, वेदर इज गेटिंग बोनस और नॉट गेटिंग बोनस। सो दैट्स द ओनली वे आउट। इसलिए अपने को थोड़ा सा बायस भी रहने का कि इन केस ये सिचुएशन अपने को दिया गया है एंड उसने बॉटम को आपको 0.1 बोला है और ऐसा अगर वो बोलता है कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है देन इट्स डन। अगर वो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं भी बोलता है देन वी नीड टू प्रिज्यूम कि उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप अगर 15 मार्क करते हो सो आपको मार्क्स मिलेगा। इन आइदर केस क्वेश्चन बिकम्स बोनस और क्वेश्चन डज नॉट बिकम अ बोनस। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एग्जाम में अपने को थोड़ा सा इंक्लाइन रहना होता है जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है उसकी तरफ, या फिर जो हम बेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसकी तरफ। सो क्योंकि ये भी आपका जो क्लेम आ रहा है कि हमको ये कैसे पता है कि ये 0.1 है, बिल्कुल एग्रीएबल है। और जो आपने पहले एक पॉइंट आउट किया कि वो जब एच को हम 1.6 लग रहे थे तो डबल काउंटिंग कर रहे थे, क्योंकि एच अपने को ये लिखना है जो हमने एरो पे बनाया हुआ है, तो टॉप लेवल से बॉटम तक जाना है, फिर काउंटिंग आपको प्रॉपर करनी है। डबल काउंटिंग विल लीड टू द रॉन्ग आंसर डेफिनेटली, और लेस काउंटिंग विल आल्सो विल लीड टू द रॉन्ग आंसर। सो हाँ, और हम लोग वॉल्स को वगैरह भी इग्नोर करते हैं कि जैसे आपको फिर ये रहेगा कि ये कंटेनर की थिकनेस आएगी वो सब आएगी। सो इतना भी हम रिसर्च लेवल पर और प्रिसाइज लेवल मतलब एक्स्ट्रा प्रिसाइज लेवल पे नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को बाउंड्री लगाना पड़ता है और अपने को एग्जाम में क्या होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है या आंसर है वो करना होता है। सो ऐसा कर सकते हो आप, और ये मैंने इसलिए बोला कि ताकि नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन गिव अटेंशन टू दीज थिंग्स। अपने पास अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो 15 को एक्सेप्ट कर सकता है और विदाउट बोनस दैट विल। तो अगर आपने छोड़ दिया या कुछ और कर दिया तो आपका मार्क्स यहाँ से चला जाएगा। सो उसको रिलेट कर लेंगे। 16 is not the correct answer. 15 is a correct answer. So we will make correction on this question number 14 as well. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताना है। कंटेनर मूव कर रहा है तो अपने को क्या करना होगा, कंटेनर के रेफरेंस पे आ जाओगे, एफबीडी बना लोगे किसका, ये जो बॉडी है बॉल है, जब इसका एफबीडी बनाओगे देन यू विल रियलाइज किसका एम जी फैक्टर नीचे लग रहा होगा, एम इंटू जी, और ऐसा लिख लो एम जी प्लस ए टाइप का एक्स फोर्स लग जाएगा।
देन आफ्टर एक बाउंसी लगा लीजिए। देन आफ्टर इलोंगेशन आपको बताना है, इसका मतलब ऊपर गया होगा, इलोंगेशन बताना है, यानी ये फोर्स नीचे लग रहा होगा, केक्स हो जाएगा। नाउ बैलेंस फोर्सेस, जब आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो बायंसी फोर्स आपको लिखना पड़ेगा। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द बायंसी फोर्स? बायंसी फोर्स के लिए सबमर्ज्ड वॉल्यूम लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे और जी इफेक्टिव लेंगे, तो इसके लिए जी प्लस ए लगाएंगे। सो बायंसी के लिए ये करेक्शन करना है, एम जी ए लगाना है। एक के की वैल्यू आपको पता होगी, यस पता है, इलोंगेशन निकल के आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप यहाँ से दे सकते हो, और आप इसी क्वेश्चन को लिख लो, घर पे सॉल्व करोगे आपको आंसर ये मिलेगा। किसी का आंसर करेक्ट आया 15 में, या फिर आंसर में करेक्शन है? क्योंकि एक बार डिस्कशन करने के बाद अपने को पता चल जाता है इज देयर एनी करेक्शन। करेक्ट आता है, तो अगर एक कुछ अब में से कुछ लोगों का भी करेक्ट आया, इसका लोग करेक्ट रहा होगा, ठीक है। सो देयर इज नो इशू ऑफ आंसर, सो दैट्स परफेक्ट। कई बार क्या होता है कि आंसर वो टाइपिंग और अदरवाइज मिस्टेक की वजह से भी दूसरा चला जाता है, सो वी नीड टू डिस्कस इन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आप बोनस बोल रहे हो, दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू गिव बोनस, क्योंकि कोई ऐसा बिग फॉल्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट्स एक्सेप्टेबल, इसलिए उसका आंसर करेक्ट किया जा रहा है। आंसर इंस्टेड ऑफ 16 इट्स गोइंग टू बी 15। सो इन केस अगर आपने 16 मार्क किया है तो रॉन्ग है, 15 मार्क किया है तो करेक्ट है, क्योंकि उस पर वो काउंटिंग को प्रॉपर करना था, चलता है, बट नॉट अ बोनस। वो आपको कंसीडर करना होगा कि थिकनेसेस आर नेग्लिजिबल, सो दे आर अंडरस्टूड, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड भी आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो भी करना है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन कई बार सारी चीजें नहीं बोलता है, कुछ हमको एज्यूम करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से एग्जाम हम दे रहे हैं। सो आईआईटी का अपने के अकॉर्डिंग अपना एक माइंडसेट बनाना होता है। सो थिकनेसेस हैज टू बी इग्नोर्ड, और जो लॉजिकल प्रिजम्पशंस हैं वो टिक लेने होते हैं। ये ओवर द टाइम आप लर्न करोगे ना, कि कब क्या छोड़ना है, कब क्या पकड़ना है। तो जैसे आपको आज का कुछ पॉइंट्स पता चला, तो ये फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा। नेक्स्ट टाइम कोई नया पॉइंट आएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम थोड़ा सा बायस हो सकते हैं, जो कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थिकनेस नेग्लिजिबल किया तो थिकनेस का मतलब क्या? थिकनेस ऑफ द वेजल में, मतलब वेजल के जो मटेरियल की थिकनेस है उसको मैं नेग्लिजिबल बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन को नेग्लिजिबल नहीं। पे अटेंशन, उसका जो थिकनेस क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, ये एक प्रिजम्पशन जा रहा है। अगर आपके दिमाग में आता है कि हाइट के लिए वेजल के मटेरियल की थिकनेस भी रोल प्ले करेगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है, बट क्रॉस सेक्शन इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, और उस पर अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉल मी एज वेल, और ग्रुप पे भी डाल सकते हो, वी कैन डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m विद प्लैनेट, किसी प्लैनेट पर है, उसके सरफेस पर उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये दी गई है, ये बाइंडिंग एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी सी का वर्जन होगी और नेगेटिव होगी, क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है। टनल बनाया गया डायमीटर के क्रॉस प्लैनेट में, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया सरफेस से, सेंटर प्लैनेट पे पहुंचती है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो आपने किया है थोड़ी देर पहले, या फर्स्ट क्वेश्चन पे जो आपने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया था, एग्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट करना है, बट थोड़े से पॉइंट के साथ में। तो यहाँ पर एक टनल है इस तरह से, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करते हो आप, ये ऑब्जेक्ट अदर एंड तक जाएगी, जब वो सेंटर से क्रॉस कर रही होगी तो उसके पास वेलोसिटी v हो जाएगी, इसी वेलोसिटी को अपने को पता करना है। सो ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। 1 पॉइंट पर इसके पास टोटल एनर्जी कितना है, वो टोटल एनर्जी आएगी -12 mv0 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है -12 mv0 स्क्वायर। और ये जो टोटल एनर्जी होगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उस लोकेशन पे। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी होगी -3/2 g m मास ऑफ द प्लैनेट एंड m डिवाइड बाय r। ये आपको अगर समझ में आ रहा हो -3/2 कहाँ से आया, क्योंकि सेंटर का पोटेंशियल -3/2 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं।
फर्स्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया तो काम हो गया। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो किसके बराबर होगा? इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर के भी इक्वल होगी। सो क्योंकि इनिशियली जो एनर्जी होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ओनली। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब यहाँ से आपको अपना आंसर चाहिए, बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करा सकते हो। तो अपने को मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये 3/2 इस साइड आएगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट विल बिकम जी एम एम डिवाइड बाई आर, और जी एम एम डिवाइड बाई आर की वैल्यू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आती है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टर्म अगर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में माइनस करेंगे तो ये हाफ आना चाहिए था। कैलकुलेशन आप एक बार रीचेक कर लीजिए। सो इससे अपने को पता चल जा रहा है कि जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है? जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू अपने पास आ जा रही है एम वी स्क्वायर। अब इस नंबर को इस नंबर के बराबर करेंगे, फिर इसके बराबर करेंगे तो अपने को आएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बेसिकली वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2। सो हाउ मच द वी इज वी नॉट बाई रूट 2। कैलकुलेशन में अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बोल देना है। क्या किया गया? इनिशियल एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल विच इज द गिवन बाइंडिंग एनर्जी and which is also equal to the final energy. So energy conservation will do the job. So अपने पास कितना आंसर आ गया? v नॉट बाई रूट टू। वी नॉट बाई रूट टू क्या लिख सकते हैं? रूट टू 1 बाई रूट टू वैल्यू 0.71 के अप्रोक्सीमेटली होती है, 0.707 होती है, तो उसको 1 लिख सकते हो, v नॉट लिख सकते हो। तो अपना आंसर 0.71 के बराबर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में ये लास्ट टू क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखो, आंसर के बारे में बोल देता हूँ। अगर आपने 0.7 लिखा है तो भी हम लोग करेक्ट मानेंगे, 0.71 लिखा है तो भी करेक्ट मानेंगे, 0.72 भी लिख दिया है तब भी करेक्ट मान लेंगे। सो यहाँ पर आपको लिबर्टी होगी प्लस माइनस 0.1 की। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वो आपको चांस देता है। सो 0 प्लस माइनस 0.01 का अगर आपने डिफरेंस दिया है, so that will be a range up to which we will consider it to be correct. क्योंकि अपना पर्पस कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी रहता है, सो कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में क्विकली बोल देता हूँ, आपका टाइम भी हो गया और ये पेपर कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट प्रॉपर्ली। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ पे चल रहा है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड करता है। 2 पार्ट्स में इक्वल मासेस के हैं। One part of the satellite stop करता है just after explosion, falls on the earth. Increase in mechanical energy of the system चाहिए अपने को after explosion. So आप पाओगे कि increase कैसे आया होगा? पहले जब वो चल रहा होगा, लेट्स से उसका मास m था और m मास का v वेलोसिटी से चल रहा था, तो mv स्क्वायर बाई 2 का काइनेटिक एनर्जी था उसके पास। एक्सप्लोजन जिस पॉइंट पर हुआ होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन सारा कुछ उसी पॉइंट पे रहा होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं रहा। So whatever the change is only in the kinetic energy. So initial kinetic energy was this. What about the final kinetic energy? एक पार्टिकल स्टॉप हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। दूसरा पार्टिकल चलेगा तो दूसरा पार्टिकल के पास आ जाएगा हाफ मास, मास उसका है m/2, वेलोसिटी स्क्वायर v डैश का स्क्वायर। आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा होता है, एक पार्टिकल था जिसका मास m था, v वेलोसिटी से चल रहा था, अगर ये डिसइंटीग्रेट हुआ m/2 पर जो कि रेस्ट पर आया, तो जो बचा हुआ m/2 है उसको डबल वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी को डबल करना होता है, या फिर इसको v डबल डैश निकालो और फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो आपको पता चलेगा कि वो 2v के बराबर आती है। इसका मतलब जो v डैश की वैल्यू है वो 2v के बराबर है। इसको मैं अगर यहीं पे चेंज कर दूं, देन यू विल रियलाइज कि ये 2v हो जाएगा, डबल ऑफ द वेलोसिटी के स्क्वायर। इससे जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, देन यू रियलाइज कि ये mv स्क्वायर बचेगा। 2 से 2 और अगेन मतलब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इन नट सेल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर थी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हैज गॉन अप।
सो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा है। अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, केवल सैटेलाइट का ही चेंजेस आया हुआ है, वही पूरे सिस्टम का चेंज होगा। तो हम बोलेंगे कि जो चेंज इन एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाई 2। आपको लॉजिक समझना है, बाकी कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम अगर mv स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम v बोल रहे हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई आर। हाइट कितना दिया गया है, h, यानी 2r के बराबर है। सो v की वैल्यू आपको पता है, इसका मतलब है इसको अगर मैं सेपरेट करूं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, ये मोमेंटम कंजर्वेशन था। अब यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग लिखते हैं तो वो बनेगा m/2 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जी एम डिवाइड बाई 2r। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/4 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर इंटू स्मॉल एम। आप एक काम करो, स्मॉल आर से कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, स्मॉल जी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 एम इंटू जी इंटू कैपिटल आर। आपसे पूछता है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, इट शुड बी n टाइम्स mgr। n की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, इसलिए 0.25 करेक्ट हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। डन, नहीं आया तो एक बार बोलो तो मैं इसको री-एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज को एक बार रिकॉर्डेड है, आप एक बार वॉच कर लेंगे तब भी आपको समझेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया गया है, एनर्जी का चेंज कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करेंगे। बट एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। व्हेनेवर देयर इज एक्सप्लोजन, एनर्जी गोज अप। Energy is conserved whenever there is no explosion and this kind of thing. Change in mechanical energy zero नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, ये भी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसने बोला कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आप ले जाते हो हाफ ऑफ द रेडियस के पर, तो अर्थ के सरफेस से अगर उसको हाफ ऑफ द रेडियस पे ले जा रहे हो, सो यहाँ से आप यहाँ पर ले जा रहे हो, ये हाइट है आपकी, हाइट की वैल्यू r/2 दिया गया है। सो इन दो पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, कितना वर्क करना पड़ा होगा या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो कैन वी से कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट आएगा वो चेंज इन टोटल एनर्जी होगा। सिंस यू आर टेकिंग इट, दैट मींस यू आर टेकिंग इट स्लोली। अगेन देखो यहाँ पर भी अब मेंशन नहीं है, बट वी नीड टू थिंक लाइक दैट कि सिंस यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 to 2, you are taking slowly, so there is no change in kinetic energy, hence there is a change in potential energy only. So final potential energy आएगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 3r/2 माइनस इनिशियल होगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा जी एम एम डिवाइड बाई आर माइनस 2 GM_m डिवाइड बाई 3r। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल लीड टू GM_m डिवाइड बाई 3r। ये E1 की वैल्यू हो गई। इसके बाद बोलता है कि इसको अप्रोप्रिएट ऑर्बिटल वेलोसिटी देते हैं सो दैट कि इसी सर्कल पे चलना लगता है। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। हाउ मच द v विल बी, वेलोसिटी होती है अंडर रूट gm इनटू द हाइट टोटल, दैट इज 3r/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा GM_m डिवाइड बाई 3r। अब देखोगे E1 और E2 की वैल्यू बराबर आ जाती है, रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। Are you getting my point? So this was the question number 18. Again, simpler one. If you have decoded the language, you could answer it correctly. So this first paper gets completed. There are 2 corrections in nutshell. Correction एक 8 question में था जो ऑप्शन C नहीं होगा, C को incorrect बोलना है, और क्वेश्चन 14 में एक करेक्शन दिखाया है जिसका आंसर 16 से 15 करना है। और पेपर 2 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग कल उसको डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो आज तो हो नहीं सकता है, वो कल ही हो सकता है। यस, सो आज के लिए इतना काफी है, कल पेपर 2 को भी डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, इसके बाद आपका दूसरा लेक्चर है। सो थैंक यू एवरीवन। 3 करेक्शन, विच वन इज थर्ड, प्लीज लेट मी नो, सो मैं इसको करा देता हूँ। अगर मैंने मिस किया, व्हाट वाज द थर्ड करेक्शन?